नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के खास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान सहरसा बिहार से मेरे साथ शाहनवाज बदर कासमी जुड़ रहे हैं। शाहनवाज बदर कासमी के बारे में बता दूं कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत समय तक दिल्ली और देवबंद में आप रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप जो है सहरसा अपने वतन में इस वक्त हैं और वहाँ पर विजन इंटरनेशनल स्कूल इन्होंने कायम किया है, उसके फाउंडर चेयरमैन हैं। समाजी और सियासी सरगर्मियों पर बिहार की और पूरे देश की काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर से समाजी कामों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। और आज हमने इन्हें जो मदऊ किया है उस पर हमारा मौजू है हमारी गुफ्तगू का कि हिंदुस्तान में जो बदलता जो मंजरनामा इस वक्त यहाँ का जो सियासी मंजरनामा है, समाजी मंजरनामा है, इसमें मुसलमानों का जो नौजवान है उसका क्या किरदार हो सकता है, हमारा जो नौजवान है वो क्या सोचता है। बहैसियत एक नौजवान सहाफ़ी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहला मेरा सवाल होगा शाहनवाज साहब कि बहैसियत एक नौजवान सहाफ़ी आप क्या सोचते हैं इस वक्त आने वाले 10 साल में हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो नौजवान हैं उनका क्या रोल होना चाहिए और क्या रोल फिलहाल वो इस वक्त किस मुकाम पर खड़े हैं? सबसे पहले एशिया टाइम्स का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बेहतरीन मौका दिया अपनी बात को नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। नौजवानों के किरदार के ताल्लुक से ये जो उन्वान है वो बेहद ख़ास है। यकीनन हमारी ज़िंदगी में और किसी भी मुल्क और कौम के उरूज जवाल में जो किरदार सबसे अहम होता है वो नौजवानों का है। तो जाहिर सी बात है, हम जिस मुल्क में रहते हैं और यहाँ आबादी के लिहाज से भी नौजवानों की अक्सरियत है और नौजवान हर एतबार से असरअंदाज है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो नौजवानों का मुस्तकबिल है वो बहुत ही रोशन और ताबनाक है। रही बात मुस्लिम नौजवानों की, तो उस एतबार से भी हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालिया कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो हालात पेश आए, आप लोगों ने और तमाम लोगों ने देखा होगा कि इन हालात में मुल्क के किसी भी कोने में, मुल्क के किसी भी ज़िले और शहर में अगर वाक़ईतन खिदमत का जो जज्बा है, लोगों के अंदर इंसानियत का जो एक तस्वुर है, वो हमारे नौजवानों ने, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी मजहब और धर्म से ऊपर उठ करके हमारे नौजवानों ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में मुसलमानों का और नौजवानों का और हमारी कौम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, ताबनाक है। और जाहिर सी बात है, मुस्लिम नौजवानों को खासतौर से एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे वक्त में एक तरफ जिस तरीके से नौजवानी है, जाहिर सी बात है नौजवानी, ऊपर से बेरोजगारी और मायूसी, हिंदुस्तान में नौजवानों के साथ एक बड़ी बदकिस्मती यह है कि वो ज्यादातर लोग बेरोजगारी की वजह से उनके चेहरों पर मायूसी दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ये मसला हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया का सबसे बेहतरीन नौजवान होगा, सबसे कामयाब नौजवान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि बेरोजगारी एक बड़ा अहम मसला है जो तमाम तरह की जो सरगर्मियां हैं उसको मुतासर करती है। ये बताएं कि खास तौर से आज हम जो बात कर रहे हैं हम मुस्लिम नौजवानों को फोकस करके हमारी गुफ्तगू का मौजू है। तो मुस्लिम नौजवानों के सामने अगर आप देखें तो किस किस तरह के चैलेंजेस वो देखते हैं, उनके सामने कैसे कैसे चैलेंज इस वक्त मौजूद हैं, सामने हैं, जिनको उन्हें सर करना है? देखिए, चैलेंजेस मैं समझता हूँ कि इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। जिस मुल्क में हम रहते हैं आमतौर पर शहरों में और जो देहातों की जिंदगी है, मैं अगर महसूस कर रहा हूँ तो यहाँ मजहबी एतबार से बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है। इस मुल्क में दूसरे ममालिक के मुकाबले में जब हम तस्वुर करते हैं, रही बात कि मुस्लिम नौजवानों के सामने क्या क्या मसाइल है, तो जो इस मुल्क के नौजवानों के सामने मसाइल है वही मुस्लिम नौजवानों के साथ मसाइल है। मसाइल में सिर्फ इतना फर्क है कि मुस्लिम नौजवान खास तौर से ऐसे हालात में, मैं समझता हूँ कि एक ही, अगर अपनी गुर्बत से, अपनी मायूसी से और इन हालात से निकलना चाहते हैं तो वो तालीम को हथियार बनाए और अपने कैरियर को जितना बेहतर से बेहतर हो सकते हैं अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। क्योंकि एक नौजवान सिर्फ अपनी जात के लिए जीता नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो पूरा खानदान होता है, उसकी पूरी फैमिली और उसके बाल बच्चे होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर नौजवान हमारा संजीदा होगा, सोचमंद और होशमंदी के साथ अगर आगे बढ़ेगा और अपने किरदार, मिसाली नौजवान, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त
नौजवान जज्बात में बहते जा रहे हैं। हमारे नौजवान तालीम तो हासिल कर लेते हैं, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, लेकिन सही तरबियत नहीं मिलने की वजह से, या जो एक पॉजिटिव फिक्र है, सोच है, या हमारे मुल्क में जो अफराज साजी पर जितनी तवज्जो देनी चाहिए हमारे मुस्लिम तंजीमों को, इदारों को, उस तरीके से मुस्लिम नौजवान बहुत बासलाहियत होने के बावजूद भी बहुत सारे नौजवान हमारे ज़ाये होते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी अलामत नहीं है, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों के लिए। ये चीज़ें दूसरी कौमों में नहीं है। अगर उनके यहाँ टैलेंट है तो उनकी हौसला अफजाई होती है, उनकी काफ़ी इज्जत अफजाई, और उनके लिए रोजगार के जो मौके हैं उनको लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तमाम तर सलाहियतों के बावजूद भी बस एक मखसूस फैमिली या एक मखसूस लोगों की हौसला अफजाई, और जो असल मुस्तहिक अफराद है, नौजवान है, क्योंकि जाहिर सी बात है टैलेंट किसी खास शहर या किसी खास फैमिली में वो महदूद नहीं है, बल्कि उसका एक ऐसा निज़ाम है कि वो किसी भी, चाहे अमीर हो, किसी गरीब हो, किसी शहर में हो, किसी गांव में हो, कहीं भी रहने वाले नौजवानों के अंदर टैलेंट हो सकती है। तो नौजवानों में अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन सलाहियतों की कदरदानी करने वाला, उनकी हौसला अफजाई करने वाला और उनको आगे बढ़ाने वाला, यानी उनकी निशानदही करके उनकी अफराज साजी पर अगर तवज्जो दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम नौजवानों का जो किरदार होगा हिंदुस्तान में, वो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही दमदार होगा, बहुत बेहतर होगा। हमारी जो क़यादत है वो नौजवानों से बहुत मैं आपके सामने यही सवाल लाना चाह रहा था, जिसका आपने जिक्र किया कि उनका रिकॉग्निशन नहीं है, उन्हें हौसला अफजाई नहीं की जाती मुस्लिम नौजवानों की, और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता। वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन लोग हैं, अफराद हैं, तंजीमें हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, किन्हें आपको निशानदेही आप कर पाए? अगर नाम ले सके तो कोई बात नहीं, नहीं नाम ले सकते हैं तो आप वैसे भी बता सकते हैं कि ऐसे क्या दुश्वारियां हैं, वो कौन सी अड़चने हैं, कौन लोग हैं जो इन तमाम चीजों को रोकते हैं और एक आड़ बनते हैं, नौजवानों को, मासेस को आगे नहीं बढ़ाते? देखिए, इसमें किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि नौजवान खुद भी जिम्मेदार हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जो अपनी सलाहियतों की वजह से वो आगे बढ़ते हैं और किसी भी मैदान में वो कामयाबी हासिल करके वो अपनी एक मिसाल छोड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जाहिर सी बात है, हर नौजवान जुनूनी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उनको जुगाड़ नहीं आता, उनको वो सारे तरीके कार नहीं आता जिन तरीके कार को अपना करके वो आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो इदारे जहाँ वो पढ़ते हैं, या जाहिर सी बात है ये जो हमारी जमातें हैं, जो मिली जमात है, जो मजहबी जमात है, जो इलाकाई अफराद हैं, मैं समझता हूँ कि पुराने दौर के जो नौजवानों की ज्यादा कामयाबी के तस्करे सुनते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बड़े लोग अफराद साजी पर तवज्जो देते थे। लेकिन मौजूदा जो हम एक हालात देखते हैं, वो अपने बाल बच्चों के चक्कर में जो असल सरमाया है मिल्लत के, ऐसे नौजवान, वो उसको ज़ाय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी तरह की तफरीक और भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर हम बहुत ही मुखलिसाना तौर पर टैलेंट के बुनियाद पर, सलाहियत के बुनियाद पर नौजवानों की निशानदही करके, वो किसी भी मुल्क के किसी भी इलाके का हो, किसी भी शहर का हो, अगर हम बासलाहियत नौजवानों को आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मिल्लत का एक एक नौजवान, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही कारआमद है, बहुत ही वो हमारे बड़ों की तरफ इस तरीके से देख रहे हैं कि ऐसा लगता है जिस तरह एक प्यासा और बेचैन इंसान किसी कुआं और किसी ऐसी चीज को देख करके वो जिसको सुकून मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ, मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि आप हरगिज मायूस ना हो। और एनआरसी के मौके पर आपने देखा होगा कि जब हमारी पूरी क़यादत, मैं समझता हूँ कि क़यादत पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन जब लगा कि शायद सब खामोश हो गए, तो मुल्क के कोने कोने में यही वो नौजवान है जिन्होंने अंधेरों की शरकसी में आफताब बन करके एक उभरने का काम किया, और मुल्क के कोने कोने में हमारी जो कौम है उसको हौसला देने में बहुत ही नुमाया किरदार अदा किया, जिसके पूरी कौम के बिल्कुल सही कहा बदर साहब, आपने बिल्कुल मुनासिब बात कही कि नौजवानों ने हमेशा आगे बढ़ करके हर दौर में रोल अदा किया है, और इस बार एनआरसी में हम सब ने देखा, और खवातीन, मुस्लिम खवातीन का एक बड़ा रोल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सामने आया है।
اور اسے ریکگنائز کیا گیا، جس کے بارے میں ایک لمبے سمے تک یہ تھی کہ مسلمانوں کی خواتین صرف گھروں میں کام کرتی ہیں، رہتی ہیں، اور ان کا کوئی رول سماجی رول نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے ایک اتنا بڑا آندولن کھڑا کر دیا جس کی دیش دنیا میں چرچا ہوئی اور بہت بڑا آندولن ہوا. یہ ہماری خواتین کا ایک رول رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مسلم نوجوانوں میں 2 کیٹیگری اگر میں کر دوں، ایک وہ طبقہ ہے جو مدرسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، دینیات پڑھتا ہے اور فارغ ہوتا ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جو عصری علوم سے فارغ ہوتا ہے. ان دونوں کے اگر 2 گروپ میں تقسیم کیا جائے تو مدارس سے جو فارغ یافتہ لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں، انہیں جب دنیا میں آتے ہیں، وہ دنیا کے دوسرے معاملات میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں، کس طرح کا بھید بھاؤ آپ دیکھتے ہیں، اور جو نوجوان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں ان کی کیا کمزوریاں ہوتی ہیں اور انہیں کن چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. آپ خود ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے بہت کچھ کام بھی کیا ہے، سماجی معاملات میں کافی آگے رہے ہیں اور کئی بڑی تنظیموں کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ کا بڑا تجربہ ہے. آپ بحیثیت ایک مدرسے کے فارغ، آپ اس دونوں چیزوں میں کیا نشاندہی کریں گے؟ دیکھیے، آپ کی تعلیم چاہے مدرسوں سے ہو چاہے یونیورسٹیوں سے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اندر صلاحیت ہے، جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو اپنی راہ تلاش کرنے کی، مطلب اپنی منزل کی تلاش میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کے لیے آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. الحمدللہ یہ بڑی بات ہے. اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں اب تک یہ تھا کہ بھائی پرائیویٹ جاب کرتے رہو تو سرکاری جاب جا کر کے مل جائے گی. لیکن اس سرکار میں جو نئی سرکار آئی ہے مودی جی کی، تو اس میں جو سرکاری جاب میں ہے وہ اب اس انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں کب پرائیویٹ جاب ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیت اور اپنی جو انفرادیت ہے اس کے بنیاد پر، میں سمجھتا ہوں چاہے آپ کی تعلیم یونیورسٹیوں سے ہو یا مدرسوں سے ہو، اب ایک بڑی تعداد میں ایک بڑا المیہ ہے، یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ مدارس کا جو کریم طبقہ ہے نوجوانوں کا، یوتھ کا، جو مدرسوں سے پڑھتے ہیں، چاہے وہ ندوے سے ہو، دارالعلوم دیوبند اور دوسرے مدارس سے ہو، لیکن وہ اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے یا جو بھی ان کی جو ضروریات ہیں ان کی وجہ سے وہ یونیورسٹیوں کا رخ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ یقین جانیے، آپ کو سن کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ تعداد پچھلے 10 سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ، نہ جانے پتہ نہیں کیوں، کن لوگوں کی وجہ سے، یا ہم لوگوں نے توجہ نہیں کیا، تو مدارس کے جو ذمہ داران ہیں کیا آپ اسے، میں آپ کو یہاں روکوں گا، جو مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دوسرے اور امور سیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ اسے مدرسوں کی ناکامی سے تصور کرتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی مطلب اسے نیگیٹو انداز میں آپ پیش دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد بھی اس کو پھر پڑھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں. نہیں، اس کو پازیٹیو یعنی مثبت نظریے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر شر میں خیر ہے. یہ اگر کچھ لوگوں کی نظر میں یہ غلط ہے تو ایک مثبت پہلو بھی ہے. جو مدرسوں پر یہ الزام لگتا تھا کہ ہمارے مدارس کے جو پڑھے ہوئے بچے وہ IAS نہیں بن سکتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں، سیاست میں نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں تھی جس سوچ کو یا جس جمود کو ہمارے نوجوانوں نے توڑنے کا کام کیا. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ ان یونیورسٹیوں میں، ان کالجوں میں جانے کے بعد آپ کی دینی تعلیم کا جو ایک مقصد تھا، آپ نے دارالعلوم دیوبند، ندوے یا دوسرے مدارس میں جو آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، کیا آپ کو خود احتسابی کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم یونیورسٹیوں میں PhD کرنے کے بعد یا بڑے بڑے جاب حاصل کرنے کے بعد، کیا ہم قوم کے اس سرمایہ کی حیثیت سے جس کی وجہ سے یہ ہمارے مدارس کو جو ڈونیشن ملتا ہے عوامی سطح پر، کیا ہم قوم کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں؟ اگر وہ کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی جا کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہے. اور اگر وہ چاہے مدرسے سے فارغ ہو کر کے بھی صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، اپنی ذاتی زندگی پر محنت کر رہے ہیں، تو چاہے آپ مدرسے سے فارغ ہو چاہے یونیورسٹیوں سے فارغ ہو، ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی مایوسی کی بات ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کردار پیش کرنا ہوگا، ایک مثالی اور ایک آئیڈیل نوجوان کی حیثیت سے سماج میں ابھرنا ہوگا اور اپنے عوامی رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا. اس وقت ایک بڑی افسوس کے بعد ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہاں ہم لوگ بہت تیزی کے ساتھ فوری طور پر کوئی نظریہ قائم کر لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک بڑی بھیڑ جو باطل طاقتیں ہیں، جو ایسی فکر ہے جن کا مقصد ہی ہندوستان میں نفرت پھیلانا ہے، ہمارے نوجوانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو صرف اور صرف بہت ہی مذہبی اعتبار سے یا بہت ہی زیادہ کٹر پنتھی کے اعتبار سے وہ اس طرح کی فکر کو عام کرتے ہیں
उससे यकीनी तौर पर मुसलमानों का इस मुल्क के में इस्लाम की जो है छवि वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है। इसलिए हमारे नौजवानों को बहुत ही मुस्बत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और मिसाली किरदार पेश करने की जरूरत है। ठीक है, आपने कहा कि जो है मुस्बत अंदाज में दोनों को लिया जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे यहाँ मदारिस का एक जाल बिछा है, वो हालात के तहत जो भी आप कह लें कि जिस वजह से भी ज़रूरत और हालात के तहत मदारिस हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तादाद में कायम किए गए और बड़े 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 मदारिस कायम किए गए, बड़ी तादाद है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। वहाँ जो आपने कहा कि मदरसे से पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटियों में आते हैं, उसके बाद एक चीज़ ये पाई जाती है, जो मेरी गुफ्तगू होती है, जो मदरसे से फारिग होकर के यूनिवर्सिटियों की तरफ आते हैं और उसके बाद जो कोशिश करते हैं, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि वो आईएएस भी बनते हैं और भी तमाम मैदानों में जाते हैं। कई एक लोगों से मेरी जो गुफ्तगू हुई तो उनका एक कहना था, जो पिछले दिनों तक हमने पढ़ा था 8 साल मदरसे में, वो हमारे एक तरह से सफ़र में कोई काम नहीं आया। उनका कहना है कि नहीं, हमको वहीं छोड़ना पड़ा, उसके बाद हमें नए सिरे से अंग्रेजी पर बहुत मेहनत करनी पड़ी, समाजियात और तमाम उलूम को सीखना पड़ा, उसके बाद हम जा करके हम आज ये अचीवमेंट, यानी वो कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि वो मदरसे का जो अचीव लाइफ है उसको वो उससे अलग करके देखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारे नौजवान से मेरी मुलाकात है जो आप बहुत अच्छे कामयाब हैं, दुनियावी मामलात में, आसरी मामलात में बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते मदरसे की तालीम को, कहते हैं कि अब तक जो पढ़ा था वो हम नाकिस रहा, हमको अलग से बहुत सारी चीजें करनी पड़ी और फिर जाकर के आज हम कामयाब हुए हैं। तो आप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, ये दरअसल एहसास कमतरी का शिकार होना है। हमारे बहुत सारे नौजवान कामयाब तो है, लेकिन एहसास कमतरी के शिकार होने की वजह से वो असल बात सामने इजहार नहीं कर पाते हैं। हमने बहुत सारे नौजवानों को देखा है जिन्होंने मुकम्मल तालीम मदरसे से हासिल की, वो आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जॉब में गए, लेकिन वो अपनी शनाख्त उन्होंने बदल डाली। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज्यादा हम, ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बहुत सारे नौजवानों को एहसास कमतरी से निकलना होगा। अगर आपने मदरसों की वजह से, मदरसे में तालीम की वजह से अगर आप इस मकाम पर पहुंचे हैं, इस मंजिल पर पहुंचे हैं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था, मेरे पास मौके थे, सब कुछ था, लेकिन अपनी शनाख्त ना बदल जाए, या जो मकसद था दीनी मदरसों का, दारुल उलूम देवबंद के जो बानी है हजरत नानौतवी, जाहिर सी बात है वो एक बामकसद सोच के साथ दारुल उलूम देवबंद कायम किया, या जो भी इदारे कायम होते हैं, जाहिर सी बात है आज भी 150 साल के बाद दारुल उलूम देवबंद के जो फारिग होते हैं उनमें हजरत नानौतवी का खून होता है कहीं ना कहीं। इसी तरह अलीगढ़ के अगर फारिग होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सर सैयद का खून होता है। तो जाहिर सी बात है, मैं यही कहूंगा कि आप जहां से भी पढ़े हैं, जो भी तालीम हासिल किए हैं, आप एहसास कमतरी के शिकार ना हो और असल बात, सच्ची बात कहने में जर्रा बराबर हिचकिचाए नहीं, क्योंकि मदरसों की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस दावे के साथ अपनी बात कहूंगा कि मदरसे की तालीम में वो तमाम चीजें हैं जो एक कामयाब इंसान के लिए, एक बाकमाल इंसान के लिए, एक तजर्बाकार और समाजी एतबार से जो एक बाअसर शख्सियत जिसको कह सकते हैं, वो तमाम तालीम दी जाती है। अगर आपने मेहनत के साथ मदरसे की तालीम हासिल की और जद्दोजहद किया और तो यकीनी तौर पर आपको दुनिया की कोई भी कामयाबी आप ये कह रहे थे, नहीं। बिल्कुल सही है, आप ये कह रहे थे कि अंदेशे, आप भी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, पढ़ सकते, लेकिन अंदेशा है कि आपकी शनाख्त एक तरह से धूमिल ना हो जाए या मतलब बदल ना जाए। मैं देखता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखता हूँ खास तौर से कि वहाँ पर इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में नौजवान पढ़ते हैं और बाकायदा मुशर्रा होते हैं, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, शेरवानी के साथ होते हैं। बाद में भी बाहर की जिंदगी में जब वो आते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो उसी शनाख्त के साथ होते हैं। तो ये जो शनाख्त का मसला है, कहीं ना कहीं जो मदरसे में 8 साल उसको तरबियत दी गई, उसके अंदर एहसास कमतरी वो क्यों बाकी रह गई कि जब बाहर की दुनिया में वो आया, वो बच्चा यूनिवर्सिटी एक दिन में ज्वाइन किया और अगले दिन वो कुर्ता पजामा फेंक देता है, तमाम तरह की चीजें करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी तरबियत में जो कमी रह गई है, मुझे जहां तक लगता है, जिसकी वजह से उसकी वो आगे जाकर के अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बंदा जाता है, कहीं से भी आता है, और वहाँ हालात जिस तरह के होते हैं, वहां जाकर के वो कुर्ता पजामा, शेरवानी भी करता है, दाढ़ी भी रखता है, तबलीगी जमात में भी जाता है। तो कहीं ना कहीं मदरसों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि तरबियत में उनके कहीं ना कहीं कजी रह जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जाकर के वो अपने आप को नए सिरे से अपनी शनाख्त बनाने लग जाते हैं। और बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी शनाख्त पर बाकी रहते हैं और अज़्म के साथ रहते हैं।
देखिए मैं अपनी शनाख्त की जो बात कही वो कुर्ता पैजामा टोपी का मसला नहीं है। शनाख्त अपने काम की वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो एक मकसद है दारुल उलूम देवबंद, ये जो मदारिस के क़याम का जो मकसद है कि भाई हम ऐसे अफराद, आप चंदा मदरसों को क्यों देते हैं? जाहिर सी बात है वो ऐसे अफराद जो सिर्फ अपने लिए जिंदगी जीता है या जो सिर्फ अपनी जॉब की वजह से वो अपनी तरक्की को अपनी सब कुछ समझता है, मैं समझता हूँ इस वजह से आप मदरसों को चंदा या कौम चंदा नहीं देती है। वो एक मकसद कि ऐसे देखिए अफराद वहां तैयार देखिए हो। मैं बदर साहब यहाँ पर एक चीज आपको रोकूंगा। आप अगर उन लोगों को कहते हैं जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये जिंदगी में आते हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करके आईएएस पीसीएस बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, उसके बाद अपनी जिंदगी जीते हैं, ये भूल जाते हैं कि कौम क्या है और कौम की जिम्मेदारियां क्या हमारी थी और हमको कौम को लौटाना चाहिए। तो ऐसे आपको सैकड़ों मदरसे, हजारों मदरसे भी दिखेंगे जिन्होंने वहां से पढ़ने के बाद एक बड़ा मदरसा कायम किया और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी। कौमी प्रॉपर्टी के बजाय चंदा ज़कात का था, लाए, कौमी प्रॉपर्टी के बजाय पर्सनल प्रॉपर्टी नाजिम साहब की बन गई, उसके बाद उनके पोतों की, उनके दादों की बन गई। तो ये भी एक बड़ा गड़बड़ हुआ एक बड़े सेक्शन में, जिसकी वजह से अब वो मदरसे वो काम अंजाम नहीं दे रहे हैं, वो पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर ही काम हो रहा है। अब उससे कुछ चीजें तो हो जा रही है जिसको लेकर के हम और आप जो है कहते हैं कि चलो भाई वहां से दीन का काम तो हो रहा है, लेकिन वो पर्सनल प्रॉपर्टी वो बन चुके हैं, वो कौमी प्रॉपर्टी नहीं है। तो बहरहाल हम इस बात को यहीं पर हम रोकते हैं, बहुत ज्यादा मदरसों पर नहीं जाने, हमारी बात नौजवानों पर होनी चाहिए थी। बहरहाल बात शुरू हुई तो वहां निकल गई। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें ठीक है, ये जो कुछ आपने बताया कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और नौजवानों के दरमियान सलाहियत है, नौजवानों को मौके देने का एक बड़ा मसला है, जिसका कि आपने बताया कि दुश्वारियां हैं कि सामने तरीक कंडीशन नहीं है। एक बहुत बड़ी बात जो आपने सबसे पहले गुफ्तगू में की थी कि बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। बेरोजगारी इस्लाम में बेरोजगारी को नापसंद किया गया है, एक तरह से उसके लिए गुर्बत को बहुत उससे बचने की तरगीब दी गई कि उसके लिए आप अपने आप को मशक्कत करें, गुर्बत बड़ी खराब चीज होती है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के दरमियान पढ़ने के लिए, मदरसे में पढ़ने के लिए हो या असली उलूम में पढ़ने के लिए बातें बहुत होती रही हैं, और भी तमाम तरह के मतलब शरई अहकामात को ज़िंदगी में नाफिज करने की बात के लिए मुहिमात चलती रही हैं। हिंदुस्तान में मैं जो देख पा रहा हूँ, मुआशी सरगर्मियों में हिंदुस्तानी मुसलमानों को आगे लाने के लिए मुहिम लेवल पर कोई भी ऐसी तंजीम मुझे नजर नहीं आती। तो बहुत सारी मुहिमें चलती हैं, सियासी बेदारी मुहिम चलती है, आइन बचाओ मुहिम चलती है, तमाम तरह की मुहिम चली है, लेकिन मुसलमानों को इंगेज करने के लिए मुआशी सरगर्मियों में, और फिर उस इंगेजमेंट के लिए ऐसे अदारे हमारे दरमियान कायम हो जो उनको ट्रेनिंग दें, तरबियत दें, और ताकि वो हमारे दरमियान कारोबार की सरगर्मियां करने वाले लोगों की जो सलाहियतें हैं वो और बढ़कर के आए और उनको मौके मिले। तो ये भी एक बड़ा मौका है, बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे यहाँ एक तरह से नहीं दिखाई देता, मुझे तो नहीं दिखाई देता। आप अगर कहीं देख पाते हो तो मुझे बताइए कि मुआशी सरगर्मियों में मुस्लिम नौजवानों को इंगेज करने के लिए हमारे यहाँ पास कोई प्लान दिखाई देता है? देखिए जिस तरीके से गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस गुर्बत से नहीं निकलना चाहते, ये ऐब की बात है। इसी तरीके से बेरोजगारी का मसला है। बेरोजगारी ऐब नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि उनको वो जो उनका मयार है, उन्होंने अपना मयार खुद तय कर लिया है। यानी उसका जो मार्केटिंग रेट है कि अगर उन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ ली तो 20,000 से कम तनख्वाह पे काम नहीं करेंगे। तो ये एक मिजाज है कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों का। दुनिया में कोई ऐसा, और खास तौर से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो चाहे सरकारी जॉब में तो मुश्किलात हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या इस्लाम में सबसे ज्यादा तिजारत पे जोर दिया गया है, लेकिन हम लोग तिजारत की तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब में चले जाएं, या अगर प्राइवेट जॉब में जानी है तो जहां मेहनत नहीं करनी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक बड़ा मसला है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। आपने और बिल्कुल खास तौर सही से कहा कि नौजवानों में ये शऊर पैदा किया जाए, लेकिन उसके लिए जो हमारी जो संगठन मौजूद हैं ऑलरेडी, जो भी जिस भी शक्ल में, चाहे मजहबी संगठन हो या समाजी संगठन हो, उनके यहाँ इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई देता कि जहां से वो अगर स्कूल में जाएं, एडमिशन ले लें, पढ़े, तमाम तरह की चीजें उनके स्कूल है, लेकिन मुआशी सरगर्मियों के लिए जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में ऐसी ओवरऑल दिखाई नहीं देती कि वो जाकर के कहीं पर कोई एमएसएमई के लिए कोई उद्योग खोलना चाहता है तो उसकी जाके खुद ट्रेनिंग ले ले या ट्रेनिंग करवाया जाए, उसको बताया जाए इस तरह की एक्टिविटीज कहाँ हो रही हैं, कैसे उन्हें, गवर्नमेंट के पास क्या स्कीमें हैं।
इस तरह की स्कीमों को ला करके अपने नौजवानों को ट्रेंड किया जाए कि वो जाकर सरकार की उन स्कीमों से फायदा उठा करके आए और अपने कारोबार शुरू करें या और भी चीजें करें, कोई उद्योग धंधा शुरू करें, कोई चीज प्रोड्यूस करें। इसका जो एक माहौल क्रिएट करना है, ताकि वो जो एक हेजिटेशन है ना कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मुझे नौकरी करनी है, भाई मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता हूँ, ये हेजिटेशन भी दूर होगा उससे, नौजवानों को एंगेज किया आपने जाएगा। सही कहा। देखिए, इसमें 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 चाहे आप मदरसे के फारिग हों, चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हों, बेरोजगारी तो हर जगह है। और मैं समझता हूँ कि मदारिस के जो फारिगीन हैं वहाँ कम है, चाहे कम तनख्वाहों के साथ वो कहीं ना कहीं वो इंगेज रहते हैं। सरकारी जॉब की जो यहाँ इस मुल्क में आबादी के लिहाज से और उसमें मुसलमानों की जो तादाद है वो तनासुब भी आप जानते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद आपने एक बहुत अच्छी बात कही जिसकी मैं भी तायद करना चाहूँगा, और मैं अपने तमाम उन मुस्लिम तंजीमों या ऐसे इदारे जो मुसलमानों की तरक्की, खुशहाली और जो पसमानदगी है उसके खात्मा के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर वो इस तरह की कोई तहरीकात चलाते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं तो इसका बड़ा अच्छा असर होगा। और हालांकि नई तब्दीली के साथ साथ कुछ लोग अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में जमीयत उलमा हिंद ने अपने यहाँ यूथ क्लब कायम किया, तो उनका भी एक मकसद ये है कि ऐसे नौजवानों को जोड़ करके हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग दें, कुछ ऐसे प्लान करें जिससे बेरोजगारी खत्म हो। इसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में इमारत शरिया में भी हजरत मौलाना साबिक अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने जो नायब अमीर शरीयत और दूसरे जो ओहदे तकसीम किए, उसमें भी नौजवानों को उन्होंने बड़ा ख्याल रखा और वो बुरी क़यादत के खिलाफ थे, वो इस बात का इजहार भी करते थे। तो मैं समझता हूँ कि वक्त के बदलाव के साथ साथ अब सब लोग इस बात का एतराफ़ करने लगे हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और नौजवान बेहतर काम कर सकते हैं, यानी क्योंकि आप जी यानी टेक्नोलॉजी है। जी आपकी गुफ्तगू से एक भी चीज सामने आ रही है कि यानी मुस्लिम नौजवानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, मैं एकदम बहुत ही दावे के साथ और बहुत ही खुशी के साथ आज के इस खास इंटरव्यू में ये बात कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की जो नौजवान है वो उसके अंदर अगर उसका एक मुकम्मल सर्वे हो इलाकाई सतह पर और सर्वे की बुनियाद पर जो जिस फील्ड में है, इसमें सिर्फ मदारिस का मसला नहीं है। अगर जो असली तालीम याफ्ता नौजवान है, ऐसे नौजवान जो अलग अलग इसलिए कि जिस तरीके से पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह काम के एतबार कुछ नौजवानों को तालीम में ज्यादा दिलचस्पी है, कुछ लोगों को समाजी कामों में ज्यादा दिलचस्पी है, कुछ लोगों को कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी है। तो अलग अलग जो जहन के फिक्र के नौजवान हैं, अगर उनका सही सर्वे हो और ये कोई भी हमारी तंजीम इसको बआसानी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं भी इस सिलसिले में कुछ लोगों से बात करूंगा और मैं समझता हूँ कि जिनका नेटवर्क मजबूत है, अगर वो चाह ले तो एक बड़ी तादाद में, मैं ये तो नहीं कहता क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि हजारों और लाखों नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन रोजगार के जो मौके हो सकते हैं, रोजगार के लिए जो नई राहें हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं उसको आसान करने में बहुत ही मुआविन, मददगार और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी बहुत सही कहा आपने। मैं एशिया टाइम्स की तरफ से एक ऐलान करना चाहूंगा आपके सामने कि हमने ये तय किया है कि हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी मुस्लिम नौजवान, स्पेशली मैं बार बार ये कह रहा हूँ मुस्लिम नौजवान, वैसे हिंदुस्तान भर के नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, लेकिन मैं मुस्लिम नौजवान, मेरा इस वक्त फोकस है, कोई से अन्यथा न ले। मुस्लिम नौजवानों के दरमियान जहाँ कहीं अच्छा काम हो रहा, कोई भी नौजवान अपनी एक्टिव, जैसे आप हैं एक विजन इंटरनेशनल स्कूल आप कायम कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, इसी तरह से और भी आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके जिले में बहुत सारे नौजवान होंगे, आप खुद भी उनकी निशानदेही करें और हम खुद भी अपने वसाइल से निशानदेही करेंगे, ताकि उनकी उन छोटी सी काम को अगर वो मुनज़्ज़म ढंग से आगे बढ़ने की कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा इनोवेटिव काम कर रहे हैं, तो उनको लाया जाए और सोसाइटी को बताया जाए। और सोसाइटी की फिर जिम्मेदारी ये बनती है कि सोसाइटी ऐसे लोगों को पहचाने, जाने और उनको रिकॉग्नाइज करे, और उनके लिए अगर वो कुछ कर सकती है तो करे, ताकि वो लोग पहचाने और जाने जाएं कि सोसाइटी में वो क्या कर रहे हैं, और लोग उससे इंस्पायर भी हों। ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन का मौजू बनाया जाए, यूथ को मौजू बनाया जाए कि वो हर मैदान में, जिस भी क्षेत्र में है, अगर किसी का कोई अचीवमेंट है, छोटा या बड़ा, उस अचीवमेंट पर हम एशिया टाइम्स की तरफ से हमारी कोशिश होगी, अपने जितने भी हमारे नेटवर्क में जो लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे वो चीज़ें जमा करें, लाएं, उन इंफॉर्मेशन को लाएं, वीडियोस को लाएं, और हिंदुस्तान के नौजवानों की उस कहानी को लोगों के सामने पेश करें, ताकि लोग उन्हें जानें, उन्हें समझें और उनसे एसोसिएट हों। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप बिहार सहरसा में रहते हैं, वहाँ जहाँ कहीं इस तरह की कोशिशें होती हैं, मैं आपको बता दूं, अररिया में कुछ नौजवान हैं, संवाद के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं,
मुझे किसी ने रेफर किया, जब मैंने उसे देखा, सच बताऊं तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे तक देखता रहा उसको, कि एक छोटे से जिले में बैठकर वो नौजवान इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं, अपने जिले के लिए, अपने जिले की कल्चर को, तहजीब को, हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे हैं। आने वाले 50 साल के बाद मैं और आप उन पर सेमिनार करेंगे, लेकिन मुझे करना ये चाहिए, मुझे आपको करना चाहिए, आज उन पर सेमिनार करना चाहिए, आज उन्हें बताना चाहिए सोसाइटी को कि ये वो लोग हैं जो आपको, आपके लिए हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे हैं, इंटरनेट पर डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, मैं मतलब बहुत ही मुतासिर हुआ उन लोगों से। मैंने एक तहरीर छोटी सी लिखी थी। मैं आपसे भी कहूंगा, ये मेरा एक मिशन है, और आप और हम सब मिल करके इस चीज को अपने नौजवानों को तारुफ कराएं, दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने, खासतौर से अपनी कम्युनिटी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके सामने लेकर आए। ठीक है, मैं आपसे अब, ये तो मेरा एक छोटा सा ऐलान रहा, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो मैंने 10 साल की बात करी थी, कि आने वाले 10 साल में हमारे मुस्लिम नौजवानों को किन किन फ्रंट पर काम करने की जरूरत है, और हमारी जो कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उसे नौजवानों के लिए क्या, आप एज ए नौजवान क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? हमारा जो विजन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और अगर हम थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद करें और आंख बंद करके तस्वुर करें कि हम 2021 के अगले 10 साल बाद, यानी 2031 में हमारी पोजीशन, शाहनवाज बदर की पोजीशन क्या होने वाली है, तो हमें अच्छी तरह, अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है, अमली तौर पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा है, हम उन तमाम तरह हालात का मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे नौजवानों के पास तो मौके हैं। मैं समझता हूँ मुल्क मिल्लत बात की बात है। अगर आप अपने फैमिली को भी बेहतर नहीं बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते हैं, तो आपका कोई रोल नहीं है। बहुत सही अगर बात है। आपकी फिक्र अच्छी होगी, आपका किरदार अच्छा होगा, अगर आपका, आपके घर में आपकी इज्जत होगी, अहमियत होगी, आप एक खानदान को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, तो मैं यकीन इस बात को मैं समझता हूँ कि आपकी हर तरह से उस फिक्र की वजह से अवामी सतह पे भी आपको आज भी नौजवानों को समाज कबूल करने के लिए तैयार है। और माशाअल्लाह बहुत एक अच्छी बात यह है, हमने अपने इलाके में भी महसूस किया, हम भी ज्यादा दिनों से नहीं है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में हमने जो बहुत बड़ा बदलाव देखा, कि जो इज्जत, जो एहतराम, जो मोहब्बत अपने लोगों ने दिया, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि अगले 50 साल में भी हम मेहनत करके नहीं हासिल कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने नौजवानों से कि आप अपनी क़यादत पर कमेंट्स करने के बजाय और मोदी और योगी को गालियां देने के बजाय अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपनी सलाहियत को निखारिए, बनाइए, और अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने पंचायत और इलाके से जो काम कर सकते हैं बेहतर तरीके पर, उस काम को कीजिए। और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है खुद कफील, यानी कि रोजगार के जो मौके हैं। जाहिर सी बात है, आपकी जेब में पैसा रहेगा तो सारे तरक्की के मौके दिखेंगे। अगर आप मायूसी के शिकार रहेंगे, आपके घर में आपकी फैमिली के लोग परेशान रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप न मिल्लत के लिए कामयाब साबित होंगे, न मुल्क के लिए कामयाब साबित होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप अपने खुद के लिए सोचें, और जब आप मजबूत होंगे, आपका घर मजबूत होगा, आपका समाज मजबूत होगा, आपकी कम्युनिटी मजबूत होगी, और आपका मुल्क मजबूत होगा। जाहिर सी बात है, ये इसी ऑर्डर में चीजें चलेंगी। हो क्या रहा है कि हम उल्टे ऑर्डर में चीजों को देखना चाहते हैं, हम खुद को मजबूत नहीं करना चाहते, खुद कफील बनाना नहीं चाहते, खुद को ट्रेंड होना नहीं चाहते हैं, और सारी की सारी जिम्मेदारियां कभी सरकार को, कभी अपनी लीडरशिप को, कभी कम्युनिटी लीडरशिप को डाल देते हैं। तो बहुत बहुत एक शुक्रिया। और एक एक जी जी एक जी एक एक एक, एक, एक बुनियादी बात जो कहना मैं भूल जी, गया, बिल्कुल वो बताएं। ये है कि हमारे नौजवानों को एक बहुत ही जरूरी पैगाम या उन तक एक मैसेज देना चाहूंगा कि मानने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कीजिए। जी चाहे वो आप अपने उस्ताद की बात हो, अपने वालिदैन की बात हो, या इसी तरीके से जो आपके कौम के जो इलाकाई रहबर हैं, लीडर हैं, या मुल्की और रियासती सतह पर जिनको आप बड़ा मानते हैं, आप अगर मानने की अंदर आपके अंदर सलाहियत नहीं होगी, तो ये नाकामी की बुनियाद, पहली मैं समझता हूँ कि अलामत है। लेकिन अगर आपके अंदर मानने की सलाहियत होगी, आपको परखने की सलाहियत होगी, तो मैं समझता हूँ कि आप हर तरह कामयाब हो जाएंगे। अगर इन तमाम हालात के बावजूद भी हमें हरगिज मायूस नहीं होना है, एक मुस्बत सोच के साथ, पॉजिटिव फिक्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इन तमाम हालात के बावजूद भी हमें इस मुल्क के तरक्की में, किरदार में, अपने इलाकाई किरदार में, हमें अगर अल्हम्दुलिल्लाह यह हमको तय करना है कि अपने घर से लेके अपने गांव, शहर, इलाके, जहां भी हम बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों की ज़रूरियात में काम आ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आपकी कबूलियत की बात है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوشش کریں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے آپ۔ میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہندوستان میں جو اس وقت ایک ماحول ہے، اس ماحول سے ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ ایک بہترین مواقع ہے ہندوستان میں، اسلام اور مسلمان اور نوجوانوں کا مستقبل مجھے بہت روشن اور تابناک دکھائی دے رہا ہے۔ بس صرف اور صرف کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دم جو دستور اور سسٹم کے مطابق ہے، ہندوستانی جو قوانین ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی تمام تر سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کریں گے، اور ایک جدید ہندوستان کی تعمیر و تشکیل میں جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے کئی سارے ایسی شخصیات نے جن کے نام کو لیتے ہوئے ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ آج پھر ہم اب اسی طرح قربانی دینے کا مزاج پیدا کریں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسل بھی ہم کو یاد کریں گے اور سنہرے حلقوں سے یاد کریں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے بہت ہی قیمتی اپنے آرا سے نوازا، اور اخیر میں جو نوجوانوں کے نام جو آپ کا سندیش ہے، میں سمجھ پاتا ہوں کہ نوجوان ہمارے جو خاص مسلم نوجوان ہیں وہ اپنے رول کو لے کر کے سامنے آئیں اور اپنے آپ کو جو صلاحیتیں پیدا کرنی جو اس کی ضرورت ہے ان صلاحیتوں پر توجہ دیں، تاکہ وہ فروٹفل ثابت ہو، ان کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نتیجہ آور ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بہت بہت شکریہ شہنواز بھائی، آپ نے مجھے سمے دیا